आज हमारे साथ हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री, एक खास बातचीत के लिए। अमित भाई, आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत शुभ दिन भी है, नवरात्र भी है, आपको उसकी भी शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल अमित भाई, पिछले कुछ महीनों में देश में आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता भी रही है लोगों की। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और पूर्णतः अपना काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं देश भर की जनता को आज शक्ति का पर्व नवरात्रि जो शुरू हो रहा है उसकी बहुत बहुत हृदय से शुभकामना देता हूँ। नवरात्रि हमारे यहाँ शक्ति पूजा के एक पर्व के रूप में जाना जाता है और विशेषकर गुजरात में, बंगाल में, ढेर सारे राज्यों में इसको बहुत अच्छे तरीके से लोग मनाते हैं। मैं साथ में इतना भी कहना चाहूँगा कि इस नवरात्रि पर्व को हम सावधानियों के साथ मनाएं और सरकार की जो सूचनाएं हैं उसका बिल्कुल अनुशंसाओं का पालन करते हुए मनाएं, जिससे कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने की जो हमारी लड़ाई है उसमें हम आगे बढ़ पाए। इतनी सावधानी जरूर है। माँ की आराधना जरूर करें, मगर 2 गज का अंतर भी रखें, मास्क भी पहने और स्वच्छता से हाथ को साफ भी करें। बड़े अच्छे संदेश के संग इसकी शुरुआत हुई है। इस वक्त मैंने आपको ठीक 1 साल पहले भी इंटरव्यू किया था, आज ही के दिन। उसके बाद भी इंटरव्यू किया था 4 महीने पहले, पर आज 1 साल पहले आपने हमसे कहा था, जो कि बहुत बड़ी खबर भी बनी थी। आपने उस वक्त ऐलान किया था कि आप बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, और उस वक्त कुछ लोगों ने इस पर कमेंट भी किया, कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी अकेले जाए, पर आपने उसी 1 साल पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं, तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है? और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेंगे? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से, पहले मैं पार्टी अध्यक्ष था तब मैं, और अब नड्डा जी ने भी कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है? जी। इसमें अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले, बहुत दुखद घटना अभी अभी हुई, रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से, जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई, कितनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए।
और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा, मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था, गत विधानसभा चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी। ये लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया, तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी और फिर भी हमने नहीं तोड़ा। अंततोगत्वा तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। और आने वाले समय में क्या वापस आने की संभावना है? चुनाव के बाद देखेंगे, अभी तो हम आमने सामने लड़ रहे, डटकर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिस सीट पर हम वीआईपी, जदयू और भाजपा ये चार पार्टियां लड़ रही हैं, ये चारों को जिताने के लिए एडी चोटी का प्रयास करेगा और पूरा दमखम से चुनाव हम लड़ेंगे। इसी प्रकार से अन्य दल के कार्यकर्ता भी जहां भाजपा लड़ रही है वहां उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक समीकरण हमारा बहुत अच्छा बन गया है, एक डिसिप्लिन वे में एनडीए आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त करेंगे। आपको ये नहीं लगता कि इनके जाने से कुछ वोट बैंक में आपके कटौती हो सकती है? देखिए, साथी जाने का दुख भी होता है, साथी जाने का नुकसान भी होता है, मगर जब आपके हाथ में बात ही न हो तो आप क्या कर सकते हो। इसके सामने हमारे पास वीआईपी पार्टी आई है जो पिछड़े वर्ग के बड़े वर्ग का समर्थन करती है, समर्थन उसको प्राप्त है। मांझी जी भी आए हैं। तो कुल मिलाकर हमारा गठबंधन सामाजिक रूप से बहुत मजबूत गठबंधन है और मुझे लगता है कि बिहार की जनता समझ रही है कि गठबंधन नहीं हुआ उसमें दोष किसका है। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव एक बार हो जाएं, उसके बाद चिराग पासवान जी के वापस आने की संभावना बन भी सकती है उस वक्त? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा चुनाव के बाद देखेंगे, परंतु चुनाव में 2/3 बहुमत से हमारा गठबंधन विजयी होगा, सरकार बनाएगा जिसके मुखिया नीतीश जी होगा। बहुत दिनों से इस बात में हम लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी इंटरव्यू में पूछा है, इस बात की चर्चा भी रही है, आपके कैडर्स की डिमांड भी रही है, लोग ये जानना भी चाहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़ती है? देखिए, जहां तक अकेले लड़ने का सवाल है, पार्टी के संगठन का विस्तार कितना हुआ है, विस्तार कर नीचे तक पैंट कितनी बनी है। और नीतीश कुमार जी जब से एनडीए बना तब से हमारे साथी हैं। पहले समता पार्टी हुआ करती थी, जॉर्ज साहब नेतृत्व करते थे, शरद यादव जी करते थे, बाद में नीतीश कुमार जी के हाथ में नेतृत्व आया, तो तब से हमारे पुराने साथी हैं और तोड़ने का कोई कारण नहीं है। एक बार बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, टूटा था, मगर अच्छा ही हुआ, फिर से आज वो एनडीए में है। तो सिर्फ विस्तार के लिए अकेला लड़ना वो ठीक नहीं है, गठबंधन का एक धर्म होता है, तो हमने धर्म को निभाया है और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है 15 सालों में वो बरकरार रहे। ऊपर मोदी जी, नीचे नीतीश जी, ये डबल इंजन वाली सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में बहुत द्रुत गति से आगे ले जाएगी। आप जब जनता के बीच आज जा रहे हैं इस गठबंधन के साथ, तो पिछले 15 साल में क्या आपकी सरकार ने किया है जिसको कि आप जनता के सामने लेकर जा रहे हैं? ये 15 बनाम 15 जो आप 15 साल अपने और 15 साल लालू जी के कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप क्या बोल रहे हैं जनता को? सिर्फ इतना ही नहीं है जी, आप बिहार के 15 साल लालू जी के और 15 साल नीतीश जी के कंपेयर करना है तो मैं अभी कर देता हूं, मगर इसके साथ साथ केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 10 साल भी नहीं हुए, 6 साल समाप्त हुए। 6 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीब, जिसमें से बहुत बिहार में गरीब आबादी बहुत ज्यादा है, आप भी जानते हो जी, उनके घर में बिजली पहुंचाई गई। हर घर में बिहार में बिजली है, आज शौचालय पहुंचाया गया है, गैस का चूल्हा पहुंचाया गया है, स्वास्थ्य योजना का 5 लाख तक का कार्ड पहुंचाया गया है, ढेर सारी सुविधाएं
उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक प्रकार से गरीबों को नारे की जगह एम्पावर करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था। दुर्भाग्य से हम चुनाव हार गए। सब मानते थे अब पैकेज का क्या होगा। हम पाई पाई का हिसाब दे सकने की स्थिति में है। 1,25,000 करोड़ के पैकेज को बिहार की जनता के लिए जस का तस हमने जमीन पर उतारा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे पेट्रोलियम की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे गंगा पर बड़े बड़े पुल बनाने हो, चाहे कारखाने खाद के बनाने हो, चाहे कृषि विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना, हर क्षेत्र के अंदर 1,25,000 करोड़ ने अपना काम किया है। और बिहार को अतिरिक्त राशि भी दी गई है। और साथ में साथ नीतीश कुमार जी की सरकार ने भी ये 15 साल में बहुत तेजी से विकास किया है। मैं थोड़े आंकड़े आपको देना चाहता हूँ। जब लालू जी के 15 साल थे तब विकास दर, औसत विकास दर 3.16 थी और आज 11.20 है। आप समझ सकते हो। बिहार वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किसके राज्य में बनी? तो एनडीए के राज्य में। जहां तक बजट का सवाल है, 23,000 करोड़ का बजट था, आज 2,23,000 करोड़ का बजट है। बजट में 2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी बिहार जैसे राज्य जहां रेवेन्यू कम होती है वहां पर हुआ है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 5% की वृद्धि है। व्यक्तिगत आय में भी वृद्धि हुई है। लगभग 18% लोगों के घर में बिजली थी, आज 100% घरों में बिजली हुई। पक्की सड़कें 37% थी, आज 80% की पक्की सड़कें बन चुकी हैं। ये बताता है कि बिहार के अंदर विकास हुआ है। बिहार की जनता ने आजादी के बाद पहली बार एनडीए में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास को पहचाना है और उनको भी लगा है कि हाँ, बिहार का भी विकास हो सकता है। गंगा का पुल बनाने की बात लीजिए, 50 के दशक के बाद आज पहली बार बन रहे हैं और एक नहीं, 2-2, 3-3 पुल बन रहे हैं। फर्टिलाइजर के कारखाने बन रहे हैं। चौतरफा विकास का एक वातावरण बिहार के अंदर बना है और इसका फायदा निश्चित हमसे होगा। और लालू जी के शासन में सिर्फ विकास ठप पड़ा था ऐसा नहीं था। फिरोथी एक इंडस्ट्री बन चुकी थी, गायों के घास का चारा तक खा लिया गया था। बेपनाह मतलब भ्रष्टाचार जिसका कोई नाप नहीं है, इतना भ्रष्टाचार हुआ। लॉ एंड ऑर्डर आप जानते ही है बिहार का कैसा था, अब लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। बहुत बड़ा अंतर आया है और बिहार आज आगे मुड़कर देख रहा है, आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ है। तो ये जो परिवर्तन आया है ये 15 साल में आया है और ये परिवर्तन के अंदर और तेजी आई है वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई है। तो नीतीश कुमार जी के 15 साल और लालू जी के 15 साल का कंपैरिजन, अगर जदयू ही भाजपा जदयू रखे, इससे तो अच्छा है कि आरजेडी एक बार रख दे तो बिहार की जनता को मालूम पड़ जाएगा कि विकास किसको कहते हैं। पर अमित जी, कुछ आंकड़े और भी हैं। अगर आप कुछ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार एकदम नीचे है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो बिहार में बहुत हाई है। इनफैक्ट करीब 46% की वृद्धि हुई है। अगर आप उसकी लिटरेसी रेट देखें तो तमिलनाडु और झारखंड के संग बॉटम 3 स्टेट्स में भी आता है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल हो ही जाता है इतने दिनों में। उसके बाद इस तरह के भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, तो इनको कैसे काउंटर करेंगे? आपकी क्या प्रॉमिस रहेगी कि इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब आपको तुलनात्मक अभ्यास करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है, तो आपको क्या मिला था वो देखना पड़ेगा। आपको एक मैदान मिल जाए और उस पर एक मकान बनाना है तब तो सरल होता है, मगर 500 फुट ऊंडा गड्ढा मिलेगा और उसमें मकान बनाना है तो देर लगती है। और जब चहु ओर से पिछड़ापन हो तब आपने प्रायोरिटी तय करनी है। तो नीतीश कुमार जी ने प्रायोरिटी तय करी है, नरेंद्र मोदी जी ने प्रायोरिटी तय करी है कि भी पहले हर व्यक्ति को एम्पावर करो, गांव को सड़कों से जोड़ दो, गांव को बिजली से जोड़ दो, गांव के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम कर दो,
ये होने के बाद ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कैसे इंडस्ट्री आ सकती है? तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बिजली पहुंचाना, ये काम हुआ है। मैं नहीं कहता कि पूरा काम समाप्त हो जाए। कांग्रेस आरजेडी के शासन में जो बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, उसमें बाहर आने के लिए अभी काफी कुछ करना बाकी है, मगर वो वही कर सकते हैं जिन्होंने इतना किया है, और वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी है। मोदी जी यहां पर है और नीतीश जी वहां है, तो केंद्र सरकार का भी समर्थन प्राप्त होगा। अगर एक सरकार ऐसी